जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रही हैं। त्रिभुज में देखिए, जहाँ तक लेक्चर आपका समाप्त हुआ है उसके आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते ही हैं। तो चलते हैं आगे, आप लोगों को बताते हैं। आगे देखिए, आप लोगों को सम चतुर्भुज से पढ़ना है। तो सम चतुर्भुज के बारे में आप सीखेंगे यह क्या होता है। इसकी देखिए परिभाषा दी जाती है सम चतुर्भुज के, कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण भी बराबर हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या दी जाती है, कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण भी बराबर हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। माने आपको ऐसा चतुर्भुज आपको दिया रहे जिसकी आपको देखिए चारों भुजाएं क्या दी रहे, बराबर, और चारों भुजाएं बराबर आपको दी रहे, और जो इनके सम्मुख कोण होते हैं ये सम्मुख कोण आपको क्या दिए रहे, बराबर, तो उसे हम क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज कहेंगे। तो सम चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर हो, इसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। तो सम चतुर्भुज ABCD में देखिए, सम चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। यह देखिए आपका सम चतुर्भुज रहा। तो सम चतुर्भुज की परिभाषा सीखे कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं एवं सम्मुख कोण बराबर होते हैं उन्हें हम सम चतुर्भुज कहते हैं। अगर यह सम चतुर्भुज होगा तो इसके चारों भुजाएं बराबर होंगे और इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यह सम चतुर्भुज की परिभाषा होती है। इतना आप सीखे। तो यह रहा आपका सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में आप जाने। अब आगे देखिए, इनसे संबंधित कुछ चीजों को हम सीखेंगे। चलते हैं आगे। देखिए सम चतुर्भुज की विशेषताएं। तो सम चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है इनके बारे में सीखेंगे। तो नंबर 1 देखिए आपको दिया गया है, एक सम चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर देखिए आपको सम चतुर्भुज आपको दिया गया है, तो जो सम चतुर्भुज आपका होता है इसके देखिए जो आपके विकर्ण होते हैं यह विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। अथवा सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर यह देखिए आपका सम चतुर्भुज है, इसके अगर विकर्ण को देखिए आप मिला देंगे, इसके विकर्ण को देखिए अगर आप मिला देते हैं तो इसके जो विकर्ण आपके होते हैं यह विकर्ण देखिए आपका 90 अंश के कोण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यह कोण आपका देखिए 90 अंश हो जाएगा, यह कोण भी आपका देखिए 90 अंश हो जाएगा, यह कोण भी आपका 90 अंश हो जाएगा, और यह कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो यही आपका देखिए सम चतुर्भुज की पहली विशेषता आपकी रही कि जो सम चतुर्भुज के आपके विकर्ण होते हैं यह विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब 90 अंश के कोण पर काटते हैं। इस नियम को सीखे। और इम्पोर्टेंट नियम देखिए है, इस नियम पर आपको सवाल मिलते हैं, आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं यह एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब समकोण पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं इसके बाद अगले पेज पर। आगे देखिए आपको दूसरी विशेषता दी गई है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अभी आप सीखे कि जो सम चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए आप सीखेंगे कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब अगर कोई भी आपको सम चतुर्भुज आपको दिया गया है तो उस सम चतुर्भुज का जानते हैं कि जो विकर्ण होंगे वह 90 अंश पर काटेंगे ही, लेकिन जानते हैं कि दो बराबर भागों में बट भी जाते हैं। यही नियम आपको देखिए बताया गया कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे
दूसरे को समकोण माने 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये देखिए एक आपको समचतुर्भुज दिया गया है। जब इसका देखिए यहां से हम विकर्ण खींचेंगे तो यह देखिए विकर्ण हम खींच लिए, यहां से देखिए हम यह विकर्ण खींच लिए, यह देखिए आपका विकर्ण रहा। तो जो आपका देखिए समचतुर्भुज होता है, तो जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है यह देखिए एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो यह देखिए जो विकर्ण आपका होगा यह इसके बराबर, यह जो विकर्ण होगा इसके बराबर। अगर इसको हम ओ ले ले तो देखिए आपका क्या निकल जाएगा कि आपका हो जाएगा ओ ए बराबर आपका ओ से, इसके बाद आपका निकल जाएगा ओ बी बराबर क्या हो जाएगा ओ डी। तो यही देखिए आप नियम पढ़े हैं कि जो आपको समचतुर्भुज होते हैं, जो समचतुर्भुज के आपके विकर्ण होते हैं, यह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। माने काटेंगे तो इनके बीच जो कोण बनेंगे आपके 90-90 अंश के बनेंगे और जो विकर्ण होंगे आपस में बराबर होंगे, हो जाएगा आपका ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी। यही देखिए आपका नियम हुआ कि जो समचतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये सब रूल हैं, इनसे सवाल आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा नियम क्या आपका है कि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं जो होती देखिए क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर देखिए कोई भी आपको समचतुर्भुज आपको दिया गया है तो समचतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती, आमने सामने की भुजाएं होती हैं, वह एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर इनको देखिए चित्र के माध्यम से अगर समझना चाहते हैं, इसको देखिए हम बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है कि हम एक समचतुर्भुज बना दिए। यह देखिए एक आपका समचतुर्भुज है। जब यह देखिए एक आपका समचतुर्भुज है तो नियम इसमें क्या कर रहा है कि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो आप जानते हैं कि इस भुजा के सम्मुख यह भुजा पड़ेगी, इस भुजा के सम्मुख यह भुजा पड़ेगी, तो यह वाली भुजा इसके समांतर होगी, यह वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए दिया 4, समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो देखिए आपका समचतुर्भुज होता है तो समचतुर्भुज में देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम एक समचतुर्भुज बनाते, इसमें देखिए जो आमने सामने के कोण होते हैं, इस कोण के बराबर यह, इस कोण के बराबर यह, या आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही नियम हम बताएं कि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर कोई भी आपको समचतुर्भुज आपको दिया गया है तो समचतुर्भुज में समकोण या आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह इंपॉर्टेंट रूल आपका रहा। इसके बाद देखिए अगली विशेषता आपको है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और उनका प्रतिच्छेद बिंदु मध्य बिंदु होता है। यह मान लीजिए आपका इस चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए आपका यस आपका जानते हैं कि समचतुर्भुज आपको दिया गया है। इसमें देखिए जो आपके विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, यह देखिए परस्पर लंब होते हैं, 90 अंश का कोण, या 90 अंश का कोण, या 90 अंश का कोण। जब इसमें देखेंगे यह 90 अंश का कोण, ये भी 90 अंश का, 90 अंश का, 90 अंश का, यह प्रत्येक देखिए विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। और जानते हैं कि यह जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यह जानते हैं कि आपका क्या बनेगा, देखिए यह प्रतिच्छेद बिंदु आपका मध्य बिंदु बन जाता है।
तो इसी में देखिए कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो जो समचतुर्भुज के देखिए विकर्ण है, यह देखिए विकर्ण आपका जो है यह इस पर लंब क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा, यह विकर्ण देखिए इस पर लंब क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा, यह विकर्ण देखिए इस पर लंब क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा, इस विकर्ण पर यह विकर्ण लंब क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा, तो यह परस्पर क्या है, लंब है। अब इसके बाद जानते हैं कि यह जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसको हम मध्य बिंदु कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह भाग इसके बराबर, यह भाग इसके बराबर, तो यह बिल्कुल बीच में स्थित हो गया। तो जब प्रतिच्छेद बिंदु आपका बिल्कुल बीच में स्थित है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। तो इसी पॉइंट को आप सीखे हैं। देखिए कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और उनका प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वह मध्य बिंदु होता है। इस पॉइंट को आप सीखे। ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप दिमाग में रखेंगे, सवाल लगाते समय आपके काम देंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आगे देखिए आपको दिया है समांतर चतुर्भुज है। अब इसके बाद देखिए आपका नया चतुर्भुज आ गया कि समांतर चतुर्भुज के बारे में सीखेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है, इससे भी क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो चलते हैं इसके बारे में, देखिए आपको बताते हैं। समांतर चतुर्भुज आपको देख दिया है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, इसमें देखिए इसके सामने की भुजा यह दिया गया है, इसके सामने की भुजा यह दिया गया है। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो एवं समांतर होती हैं, और देखिए क्या कि इसके समांतर, और देखिए इसके समांतर आपकी यह भुजा होनी चाहिए और इसके समांतर आपकी यह भुजा होनी चाहिए। तो दो चीजें आपकी मिल रही हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर, माने आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए और देखिए आपको समांतर भी होनी चाहिए। इसमें देखिए आपको ए बी भुजा है, इसके सामने की भुजा डीसी मिलेगी आपको, तो ए बी डीसी के बराबर होना चाहिए और ए बी डीसी के समांतर भी होनी चाहिए। इसके बाद एक भुजा आपको एडी है, दूसरी भुजा आपको बीसी है। एडी के समांतर आपका बीसी होना चाहिए और एडी के बराबर आपका भी देखिए बीसी होना चाहिए, यह आपको ध्यान देना है। इसी को देखिए बता रही हैं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए इसके नाम में ही क्लियर है, आपको दिया गया समांतर, तो एक शब्द आपको दिया कि समांतर, आपको समांतर माने समान, और देखिए इसी को समानांतर कहा जाता है, माने भुजाएं समान भी हो और समांतर भी हो। तो यहाँ पर यह भुजा इस भुजा के देखिए बराबर भी है, समांतर भी है, यह भुजा इस भुजा के बराबर भी है, समांतर भी है। तो इसी को हम कहते हैं कि समांतर या समानांतर कहते हैं। तो इसको आप सीखे, यह रहा आपका समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। आगे देखिए यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताई है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, तो समांतर चतुर्भुज आपका एबीसीडी में देखिए AB बराबर आपका DC, AB बराबर आपका क्या होना चाहिए, DC, माने यह सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, और AB समांतर DC होना चाहिए। जो AB है यह समांतर किसके होना चाहिए, DC के, और AD बराबर BC, और यह देखिए जो AD है यह BC के बराबर होना चाहिए और AD समांतर आपका देखिए BC होना चाहिए, तब आपका जानते हैं कि यह समचतुर्भुज होगा।
तो समांतर चतुर्भुज में या समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होनी चाहिए। ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है। अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होंगे। अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर हैं तो आपका समांतर चतुर्भुज होगा। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद देखिए आगे आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देखिए कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल लगाने के लिए बहुत ज्यादा आपका देखिए उपयोगी है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? ये बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं। इसी पॉइंट को अभी हम आपको सिखाएंगे, इसको आप दिमाग में बैठाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में सीखेंगे कि जो आपका देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। तो समांतर चतुर्भुज के देखिए गुण क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी खासियत क्या होती हैं, इनके बारे में सीखेंगे। नंबर 1 देखिए आपको दिया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो जो देखिए आपको समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अथवा देखिए इसी को दूसरे भाषा में लिखे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अगर कोई भी आपको समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है तो उनके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं कि दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में सीखे। तो इसको देखिए अब हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, तब इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है। यह देखिए एक आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया है। यह देखिए आपको समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है। यह एक आपका समांतर चतुर्भुज है। अब इसको देखिए ध्यान से कि यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब यह समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के देखिए जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते माने दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका ओ ए बराबर आपका हो जाएगा ओ सी के। तो यह देखिए ओ ए बराबर ओ सी, क्यों? क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते माने दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ओ ए बराबर ओ सी। और क्या हो सकता है देखिए, और आपका देखिए हो जाएगा ओ बी बराबर आपका देखिए ओ डी हो जाएगा। तो माने ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। तो ये भी देखिए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज के देखिए जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते माने दो बराबर भागों में बांटते हैं या दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो ओ ए बराबर होगा ओ सी और ओ बी बराबर आपका होगा ओ डी। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहा। इसके बाद यह जानते हैं कि जो आपका समांतर चतुर्भुज रहा तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं देखिए इसके आगे। यहाँ पर देखिए दूसरा आपका देखिए पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जो देखिए समांतर चतुर्भुज होता है इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं।
तो समांतर चतुर्भुज देखिए आपको दिया गया ABC, तो यह जो समांतर चतुर्भुज आपको ABCD दिया है, इसमें देखिए कोण A दिया है और कोण A के समूह कोण या सामने का कोण कौन पड़ेगा, कोण C। तो जो कोण A है यह बराबर किसके है बताइए, कोण C के। यहाँ पर देखिए जो आपको कोण B दिया गया है, कोण B किसके बराबर होगा, कोण D के। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस किए हैं, यहाँ पर क्रॉस ये इसके समूह कोण है या सामने का कोण है, यह कोण बराबर है, इसके सम्मुख यह कोण है, यह दोनों कोण आपस में क्या दिए गए, बराबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर आपका कोण D होगा। तो इसी नियम को हम सिखाएं देखिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण अर्थात आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण C होगा, कोण B बराबर कोण D होगा। यह सब देखिए नियम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल लगाते समय ये सब आपके इस्तेमाल होंगे, इसलिए इनको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखिए पॉइंट दिया गया है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके द्वारा बने एकांतर कोण या संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस पॉइंट को देखिए हम आपको सिखा चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि जैसे देखिए जब दो समांतर रेखाएं आपको दी रहे, यह देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, यह रेखा इसके बराबर दिया गया है, दो समांतर रेखाएं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यह देखिए दो समांतर रेखाएं नाम ले लेते हैं, इसका नाम देखिए AB मान लेते हैं, इसका नाम आपका देखिए CD है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती, अगर इनको देखिए कोई तिर्यक रेखा आपकी काट दे तो इनके द्वारा बने एकांतर कोण, तो इनके द्वारा देखिए जो एकांतर कोण बनेंगे, अगर हम एकांतर कोण की बात करें तो इस कोण के आप जानते हैं कि एकांतर कोण यह होगा, इस कोण के एकांतर कोण यह होगा, इस कोण के एकांतर कोण यह होगा, इस कोण के एकांतर कोण यह होगा। तो ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह मान लीजिए इसमें देखिए हम संगत कोण की बात करें तो यह जो कोण बनेगा इस कोण के संगत यह कोण होगा, यह जो कोण बनेगा इस कोण के संगत यह होगा, यह जो कोण बनेगा इस कोण के संगत यह होगा। यहाँ पर देखिए आपको मान लेते हैं हज से, तो यहाँ पर देखिए इस कोण के संगत आपका यह होगा। तो यहाँ पर देखिए एकांतर कोण आपको बताएं, यहाँ पर देखिए संगत कोण बताएं। तो जब भी देखिए दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेंगे तो इनके द्वारा बने एकांतर कोण और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस नियम को सीखे। तो इसके संगत यह कोण, इसके संगत यह कोण, इसके संगत यह कोण, इसके संगत यह कोण, ये आपस में बराबर होंगे। अब एकांतर कोण की अगर देखिए हम बात कर लें, एकांतर कोण में इस कोण के एकांतर यह होगा, बराबर होगा, इस कोण के एकांतर यह होगा आपका बराबर होगा, इसके बाद इस कोण के एकांतर यह होगा आपका बराबर होगा, और इसके बाद मान लीजिए आपका देखिए इस कोण के एकांतर आपका यह होगा, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके एकांतर आपका यह, इसके एकांतर यह, इसके एकांतर यह, इसके एकांतर यह एकांतर कोण और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तब। तो इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, ये भी सवाल लगाते समय देखिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे देखिए आपको दिया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं अथवा समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो परिभाषा से देखिए क्लियर आपका हो गया था कि अगर यह देखिए आपका समांतर चतुर्भुज आपका देखिए A B C D, अगर यह समांतर चतुर्भुज है
तो इनमें जानते हैं कि जो सामने की भुजाएं होती हैं, यह सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब आपका देखिए AB के सामने की भुजा क्या होगी, आपका DC होगी, तो AB बराबर DC होगा। इसके बाद जानते हैं कि जो भुजा आपकी देखिए AD है, तो यहाँ पर देखिए AD के बराबर आपका क्या होगा, BC होगा। यह देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे, तो AB बराबर आपका DC और देखिए AD बराबर आपका BC होगा, तो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपको दिया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं अथवा समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इस पॉइंट को भी हम आपको बता दिए हैं, इसको आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं कि ये आपका ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं अथवा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं माने आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो इस भुजा के देखिए समांतर यह भुजा होगी, इस भुजा के समांतर आपकी भुजा यह होगी, तो हम लिख सकते हैं AB समांतर आपका देखिए DC के, और लिख सकते हैं AD और समांतर हम लिख सकते हैं BC के। तो यह देखिए आपका समांतर भुजा हो जाएंगे, तो आपका AB समांतर हो जाएगा DC के और यहाँ पर AD समांतर आपका हो जाएगा BC के। इस पॉइंट को आप लोग रखेंगे। नंबर 6 देखिए आपको दिया है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर होती है। अगर देखिए आपको दो समांतर रेखाएं आपको दी गई हैं, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर देखिए बराबर होती है। मतलब यहाँ पर एक समांतर रेखा खींच दे, यह देखिए दूसरी समांतर रेखा खींच दे। अब इस पे आप चाहे जितना बिंदु आप लीजिए, सभी बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए बराबर होगी। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ पर बीच की दूरी है, जितने भी देखिए इसके अंदर हम रेखाएं खींचेंगे, ये सब रेखाएं क्या होंगी आपकी बराबर होंगी। तो दो समांतर रेखाओं के प्रत्येक बिंदु से आप जानते हैं कि उनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, प्रत्येक बिंदु पर आपकी दूरी बराबर होगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक बिंदु पर बराबर होती है। इसके अंदर चाहे जितनी आप रेखाएं खींचेंगे सभी आपकी बराबर होगी। तो इस नियम को भी आप नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नियम है, इनको आप तैयार रखेंगे। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट पेज पर। आपको देखिए आगे दिया गया है, देखिए 7वां आपका देखिए नियम दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के दो संगत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के दो संगत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अथवा देखिए समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर देखिए ABCD एक आपको देखिए समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है। तो जब ABCD एक आपको समांतर चतुर्भुज आपको दिया है, तो समांतर चतुर्भुज में अगर देखिए कोई भी आप दो क्रमागत कोण लेंगे, तो उन दोनों क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर हम क्रमागत की बात करें, तो क्रमागत में जानते हैं क्रमागत का मतलब होता है, क्रमागत माने क्रम धन आगत, क्रम धन आगत का मतलब क्रम से आने वाला। तो आप जानते हैं कि इसमें देखिए कोण A के क्रमागत कोण B होगा, कोण B के क्रमागत कोण C होगा, कोण C के क्रमागत कोण D होगा, कोण D के क्रमागत कोण क्या होगा A। तो क्रमागत माने हो गया क्रम धन आगत, क्रम धन आगत, क्रम माने क्रम आप जानते, आगत माने आने वाला, तो क्रम से आने वाला। तो क्रमागत कोण क्या होते हैं कि जो कोण क्रम से आते हैं उनको हम क्रमागत कोण कहते हैं। तो जैसे इसमें कोण A के क्रमागत कोण B होगा, कोण B के क्रमागत कोण C होगा, कोण C के क्रमागत कोण D होगा, कोण D के क्रमागत कोण A होगा।
तो यह आपके देखिए क्रमागत कोण है। क्रमागत कोण का मतलब क्रम से आने वाले आपके कोण हैं। तो इसमें इन सब चीजों को आप सीखे। तो इसी में देखिए आपसे कह रहा कि समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर हम दो क्रमागत कोणों को जोड़ दें तो उनका योगफल 180 अंश होगा। तो कोण ए में अगर हम कोण बी को जोड़ेंगे तो इनका योगफल 180 अंश होगा। कोण बी के क्रमागत कोण सी पड़ेगा, कोण बी में कोण सी को जोड़ेंगे तो इनका योगफल देखिए 180 अंश होगा। कोण सी में कोण डी को जोड़ेंगे तो इनका योगफल देखिए 180 अंश होगा। कोण डी में कोण ए को जोड़ेंगे तो इनका योगफल देखिए 180 अंश होगा। यही नियम आप पढ़े कि समांतर चतुर्भुज में दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। या इसको हम दूसरे भाषा में कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दो संगत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए इस कोण के संगत यह कोण होगा, क्योंकि अगर देखेंगे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। जब ये दोनों समांतर रेखाएं तो इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस पर देखिए जो दोनों कोण बनेंगे आपके संगत कोण बनेंगे। इस कोण के संगत यह कोण होगा, इस कोण के संगत यह कोण होगा, इस कोण के संगत यह कोण होगा। तो देखिए जब अगर हम कोण ए की बात करें तो कोण ए के संगत कोण बी होगा, तो कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश होगा। कोण बी के संगत देखिए कोण सी होगा, तो कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होगा। कोण सी के संगत कोण डी होगा, तो कोण सी धन कोण डी बराबर आपका 180 अंश होगा। डी के संगत ए होगा, तो कोण डी धन कोण ए बराबर आपका 180 अंश होगा। तो आप सीखे देखिए कि समांतर चतुर्भुज में दो संगत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। या समांतर चतुर्भुज में दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम से देखिए बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से दिमाग में छाप लीजिएगा, अच्छे तरीके से अपने मेमोरी में इसे मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल लगाते समय यह सब इस्तेमाल होंगे। इनको अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे, इनको अपने दिमाग में याद रखेंगे, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद तब हम अगले पेज पर चलते हैं। आगे देखिए इसके बाद अब नया चतुर्भुज आपका देखिए है समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में देखिए सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपको दिया गया है। देखिए इसकी परिभाषा क्या दी गई कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चित्र के माध्यम से आपको देखिए बता देते हैं। देखिए जिस चतुर्भुज का केवल एक युग्म माने केवल एक जोड़ा, यह देखिए आपका समांतर नहीं हो पाएगा। तो इसमें केवल देखिए एक युग्म आपका समांतर हो रहा है, माने केवल यही देखिए भुजाएं आपकी क्या हो रही है, समांतर हो रही हैं। यह किसी भी हालत में समांतर नहीं होंगे। तो जब देखिए केवल आपको एक भुजा ही समांतर हो, माने एक भुजा का आपका युग्म केवल आपका समांतर हो, तो उसी को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जिस चतुर्भुज में केवल किसी एक भुजा का एक युग्म आपका क्या रहे, समांतर रहे, उसी को हम क्या कहते हैं कि समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यही देखिए कह रहा है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। दूसरी देखिए आपको परिभाषा दी गई है, वह चतुर्भुज है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर परंतु असमान होती हैं उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इस पॉइंट को देख के नोटिस करेंगे कि वह चतुर्भुज है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो। कोई दो सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर हो, परंतु असमान होती हैं। लेकिन जानते हैं कि जो सम्मुख भुजाएं आपकी समांतर होंगी वह बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो चलते हैं चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस डिफिनीशन को आप लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है।
यहाँ पर देखिए आपके सामने चित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर देखिए यह जो एक युग्म आपको दिया गया है, यह सम्मुख भुजा का एक युग्म केवल क्या आपको दिया गया बताइए, यह समांतर दिया गया है, लेकिन यह असमान है, बराबर नहीं होता है। यह भुजा देखिए ए बी छोटी है और डीसी भुजा देखिए आपको बड़ी दी गई है। तो समलंब चतुर्भुज में किसी एक सम्मुख भुजा जानते हैं कि क्या होती हैं, कि असमांतर होती हैं, लेकिन यह असमान होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में अगर यह देखिए आपका समलंब चतुर्भुज आपको एबीसीडी दिया है, तो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी समांतर डीसी होगा। तो यह देखिए जो एबी आपको दिया है यह समांतर किसके होगा, डीसी के, और एबी इज नॉट इक्वल टू डीसी होगा, और एबी जो आपको दिया गया है यह देखिए डीसी के बराबर नहीं होगा, माने एबी जो भुजा आपको दी गई है यह डीसी के बराबर नहीं होगी। एबी इज नॉट इक्वल टू डीसी मतलब आपकी यह समांतर होती है परंतु असमान होती है, बराबर नहीं होती है। ये आपका समलंब चतुर्भुज रहा। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा से के जिस चतुर्भुज के किसी एक सम्मुख भुजा का युग्म क्या होता है, समांतर होता है परंतु असमान होता है, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। इसमें कोई एक युग्म आपका समांतर होगा लेकिन असमान होगा, मतलब बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। यह चित्र आपके सामने दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे इसके बाद देखिए समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में सीखेंगे। देखिए पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज में दोनों समांतर भुजाओं के बीच दोनों में से समान दूरी पर खींची गई सरल रेखा इन दोनों भुजाओं के समांतर माध्य के बराबर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अभी इसका चित्र आगे हम आपको दिए हैं। समलंब चतुर्भुज में दोनों समांतर भुजाओं के बीच दोनों में से समान दूरी पर खींची गई सरल रेखा इन दोनों भुजाओं के समांतर माध्य के बराबर होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका हम चित्र के माध्यम से वर्णन करते हैं। इसको देखिए हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र आपके सामने दिया गया है। यह देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज आपको दिया है। इसमें देखेंगे कि अगर देखिए इस भुजा और इस भुजा दोनों भुजा के समांतर रेखा अगर खींच दी जाए, माध्य इसके बीचों बीच माने इससे भी समान दूरी पर रहे, इससे भी आपकी समान दूरी पर रहे, तो यह देखिए अगर रेखा खींचेंगे तो यह जो इसका यम का मान होता है, यम बराबर देखिए a प्लस बी बटे 2 होता है। मतलब जो यह रेखा आपको दी गई है, यह रेखा दी गई है, इन दोनों रेखाओं के माध्य के बराबर आपकी तीसरी रेखा होती है। यही देखिए आपको बताई है कि बीच वाली रेखा शेष दो भुजाओं को समद्विभाजित करती है। मतलब देखिए यह जो बीच वाली रेखा है, यह जो आपकी शेष दो भुजाएं हैं, इनको देखिए दो बराबर भागों में बांट देती है। मतलब आपका देखिए यह भाग बराबर आपका यह हो जाएगा और इसमें देखिए यह वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। तो बीच वाली रेखा शेष दो भुजाओं को समद्विभाजित करती है। यह बीच में जो रेखा खींचेंगे, यह देखिए इनको दो बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। और यह जो आपकी देखिए रेखा होती है, इन दोनों रेखाओं के माध्य के बराबर होता है, तो इनका देखिए योगफल बटे 2 कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखिए बात करें, समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजा को समांतर, समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजा को समांतर किया जाता है। भुजा को समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण या संगत कोण बराबर किया जाता है।
अब देखिए, अगर आपको प्रश्नावली में कोई भी सवाल दिया गया है, उस सवाल में अगर देखिए आपको समलंब चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है, तो समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको भुजा को समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। तो भुजा को समांतर सिद्ध करने के लिए आपको एकांतर कोण या संगत कोण बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जब एकांतर कोण या संगत कोण बराबर होंगे तभी रेखाएं समांतर होंगे, और जब रेखाएं समांतर होंगी तभी आपका समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो इस पॉइंट को देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि जब भी आपको किसी भी सवाल में समलंब चतुर्भुज आपको सिद्ध करने के लिए कहे, तो समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है कि समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए भुजाओं को समांतर सिद्ध करना है। भुजाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण या संगत कोण को आपको बराबर सिद्ध करना है। जब एकांतर कोण या संगत कोण आपके बराबर सिद्ध हो जाएंगे तो रेखाएं आपकी समांतर सिद्ध हो जाएंगे, और जब रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाएंगे तो आपका समलंब चतुर्भुज भी आपका सिद्ध हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजा को समांतर किया जाता है। भुजा को समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण या संगत कोण को बराबर किया जाता है। अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखिए आपको दिया गया है, समलंब चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजाएं समांतर एवं असमान होती हैं, अतः समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सिर्फ सम्मुख भुजा को समांतर किया जाता है। अगर देखिए आपको समलंब चतुर्भुज आपको देखिए दिया है, तो समलंब चतुर्भुज में देखिए आप जानते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं एवं असमान होती हैं। अगर आपको समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना रहेगा तो उसमें देखिए सम्मुख भुजा को आपको समांतर सिद्ध करना है। सम्मुख भुजा को समांतर सिद्ध करने का मतलब दो रेखाओं को आपको समांतर सिद्ध करना है। तो जब भी देखिए आप समांतर रेखाएं आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो समांतर रेखाओं को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा बने एकांतर कोण या संगत कोण को आपको बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो जब एकांतर कोण या संगत कोण आपके बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं आपकी समांतर हो जाएंगे। तो रेखाएं जब समांतर होंगे तो वह समलंब चतुर्भुज की भुजाएं भी आपकी समांतर हो जाएंगे, और समलंब चतुर्भुज की जब भुजाएं समांतर हो जाएंगे तो आप जानते हो वह सिद्ध हो जाएगा। तो यही नियम आपका देखिए बताया जा रहा, इंपॉर्टेंट नियम है कि समलंब चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो जो देखिए आपको समलंब चतुर्भुज आपको देखिए अगर यह है तो इनकी जानते हैं कि दो भुजाएं क्या होंगे, समांतर होंगे एवं असमान होती हैं, और यह देखिए आपकी बराबर नहीं होती। आप जानते हैं कि ये छोटी भुजा या बड़ी भुजा बराबर भी नहीं होंगे। अतः समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सिर्फ सम्मुख भुजा को समांतर सिद्ध किया जाता है। अगर आपको किसी भी सवाल में देखिए समलंब चतुर्भुज आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो उसमें आप केवल सम्मुख भुजा को समांतर सिद्ध करेंगे। अगर सम्मुख भुजाएं आपकी समांतर हो जाएंगे तो आप जानते हैं वह समलंब चतुर्भुज आपका बन जाएगा। और सम्मुख भुजा को समांतर सिद्ध करने के लिए आपको एकांतर कोण या संगत कोण को बराबर करना पड़ेगा। ये आपको प्रश्न में दिए जाएंगे, उनको आप कर ले जाएंगे। बस यहाँ पर यह आपको दिमाग को बैठाना है कि समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए रेखाओं को समांतर सिद्ध करना पड़ता है, मतलब सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करना पड़ता है। इस पॉइंट को नोट रखेंगे, सवाल लगाते समय बहुत आपको काम देगा। इस नियम पर देखिए जो आपको त्रिभुज की प्रश्नावली आपको दी गई है उसमें इस नियम पर आपको सवाल दिए गए हैं, उनको इस नियम से आप आसानी से सिद्ध कर लेंगे। तो जब भी आपको समलंब चतुर्भुज आपको सिद्ध करने के लिए दे तो उसमें आप सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करेंगे, और सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण या संगत कोण को बराबर करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट आपका रूल है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे आपको देखे दिया है
भुजा को समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण या संगत कोण को बराबर करते हैं, एकांतर कोण या संगत कोण को हम बराबर करते हैं। देखिए जब आपको दो रेखाएं आपको दी रहे, अगर उन दोनों रेखाओं को आपसे कह दे कि समांतर सिद्ध कीजिए, तो दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए हमेशा एकांतर कोण जो आपका होता है या संगत कोण होता है उनको बराबर किया जाता है। तो नियम आपका निकल के आता है कि जब भी आपको दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए कहे तो उनमें एकांतर कोण और संगत कोण को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब दो रेखाओं के द्वारा बने एकांतर कोण या संगत कोण आपके बराबर हो जाएंगे तो दोनों रेखाएं आपकी समांतर हो जाएंगे। तो दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण या संगत कोण को बराबर करते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। आगे आपको देखे दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज की माध्यिका आपको दिया गया है। समलंब चतुर्भुज की देखिए माध्यिका क्या होती है, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से सीखेंगे, इनसे भी आपको सवाल मिलेंगे। तो समलंब चतुर्भुज की देखिए माध्यिका क्या होती है। समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के, तो असमांतर भुजाओं के यह देखिए आपका ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें देखिए जो AD और BC यह जानते हैं कि आपकी असमांतर भुजाएं हैं। असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अगर इनके देखिए असमांतर भुजा AD का मध्य बिंदु हम R मान लेते हैं और यह देखिए असमांतर भुजा BC का मध्य बिंदु S मान लेते हैं, तो मिलाने वाली रेखा समलंब चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। तो यह देखिए समलंब चतुर्भुज की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो यही नियम सीखे यहाँ पर कि समलंब चतुर्भुज में असमान भुजाओं के, देखिए असमान भुजाओं को कहते हैं या असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समलंब चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। तो जो यह देखिए आपकी असमांतर भुजाएं होती हैं, तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है यही आपकी देखिए माध्यिका कहलाती है। यह देखिए आपकी माध्यिका बन गई है, तो माध्यिका आपका देखिए RS है, यह RS हो गया। तो समलंब चतुर्भुज की माध्यिका किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समलंब चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। यह परिभाषा रही, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे आपको देखे दिया है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आपको दिया है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आपको दिया है। यह क्या होता है देखिए, अगर समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आपका बन जाता है। जैसे अगर देखिए यहाँ पर हम दो ठे भुजा बना देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर यह बना दिए, एक देखिए यह बना दिए, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से देखिए इसको मिला देते हैं, यह देखिए ये इसको हम मिला दिए। अब जैसे इसको देखिए हम मिला दिए, इसका नामकरण कर देते हैं देखिए ABCD। तो अगर समलंब चतुर्भुज में, अगर यह समलंब चतुर्भुज है में असमांतर भुजाएं, यह देखिए आपकी AD जो आपकी है और यह देखिए जो BC आपको दिया गया है, यह देखिए जो आपको AD दिया गया है और यहाँ पर देखिए यह जो आपको देखिए BC दिया गया है। यह AD और BC आपके क्या है कि असमांतर भुजाएं बराबर हो जाती हैं। अगर यह असमांतर भुजाएं आपकी देखिए बराबर हो जाए, मतलब आपका देखिए AD बराबर क्या हो जाए, BC हो जाए। अगर यही जो आपको देखिए भुजाएं दी गई AD और BC, यही देखिए अगर असमांतर भुजाएं आपकी बराबर हो जाए, माने AD बराबर आपका देखिए BC हो जाए, AD बराबर BC। अगर यह दोनों भुजाएं आपकी देखिए बराबर हो गए, इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बन जाता है। यह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो गया। तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है, अगर समलंब चतुर्भुज में
असमांतर भुजाएं बराबर हो जाती हैं। अगर यह जो असमांतर भुजाएं आपको दी गई हैं यह क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं, तो वह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बन जाता है। तो यह आपका समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो अगर AD बराबर BC यह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आपका हो गया है। इसको आप याद रखेंगे, तैयार रखेंगे अच्छी तरीके से। आगे देखिए आपको दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब देखिए होता है कि जो कोण आपका देखिए किसी आकृति के बाहर आपका बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। बहिष्कोण या बाह्य कोण का मतलब बाह्य कोण माने, बहिष्कोण माने होता बाहर बनने वाला कोण। जो भी किसी आकृति के बाहर बनते हैं वह उसका बहिष्कोण या बाह्य कोण कहलाते हैं। बाह्य कोण माने बाहर का कोण, बहिष्कोण माने भी आपका होता बाहर का कोण है। तो किसी भी आकृति के बाहर जो कोण बनता है उस आकृति का बहिष्कोण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़ रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण। देखिए इन नियमों को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इनसे संबंधित आपके प्रश्नावली में सवाल दिए गए हैं, इसलिए इन नियमों को आपको अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस नियम को आप सीखिए। तो जब चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखिए जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए यह देखिए एक हम वृत्त बना लिए। अब इस वृत्त में अगर देखिए क्या करते हैं, इसी में हम कोई चतुर्भुज बना दे जिसके चारों शीर्ष क्या हो, देखिए चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। अगर देखिए इसमें चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, आपका देखिए यह A हो गया, यह देखिए B हो गया, यह देखिए C हो गया, यह देखिए D हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़ क्या रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज है जो वृत्त के परिधि पर स्थित होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हम देते हैं आपको, वह चतुर्भुज है कि जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज हमेशा देखिए वृत्त के अंदर बनेगा और उसके जो चारों शीर्ष होंगे वह वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे, तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यह आपका देखिए ABCD आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि देखिए इसके जो चारों शीर्ष हैं यह चारों शीर्ष आपके वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। यह ABCD एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। अब इसमें देखिए नियम क्या आपको बताया जा रहा है कि जब चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है, तो इसमें देखिए इस चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाइए। तो इसमें देखिए इस भुजा को हम आगे बढ़ा दिए, मान लेते हैं कि E तक बढ़ा देते हैं। तो यह ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो उस भुजा पर बने कोण को, तो इस भुजा पर देखिए जो कोण आपका बनेगा इसी को देखिए चक्रीय चतुर्भुज का हम बहिष्कोण कहते हैं। यह चक्रीय चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? बहिष्कोण हो जाएगा। तो आपको परिभाषा देखिए क्या दी गई कि जब चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो उस भुजा पर बने कोण को चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ABCD आपको दिया गया यह चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें किसी भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो उस भुजा पर देखिए जो कोण बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? बाह्य कोण या बहिष्कोण। तो चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर उस भुजा पर बने कोण को चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं। यह देखिए आपका जो कोण दिया गया है कोण आपका DCE, यह जानते हैं कि आपका बाह्य कोण या बहिष्कोण आपको दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज का, यही देखिए आपका बहिष्कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज का देखिए बहिष्कोण किसे कहते हैं? जब चक्रीय चतुर्भुज के
किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो उस भुजा पर बने कोण को चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं। ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको सवाल दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए खुद चित्र के द्वारा आपको दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी, आपका जानते हैं कि यह चतुर्भुज के चारों शीर्ष हैं, यह वृत्त की परिधि पर स्थित है, इसलिए आपका ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसमें देखिए डीसी को आगे बढ़ाया गया है, एक भुजा को हम आगे बढ़ा दिए हैं, तो इस पे देखिए यह जो कोण बन रहा इसी को हम बहिष्कोण कहेंगे या कहेंगे बाह्य कोण कहेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर उस भुजा पर बने कोण को चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण कहते हैं। यह चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण हो गया। इसका चित्र आप लोग नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसके बाद अगले रूल पर। आगे आपको देखिए दिया गया है, एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के समान होता है। तो जो देखिए चक्रीय चतुर्भुज का आपका बाह्य कोण बनेगा, यह चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो कोण बनता है उस एक कोण के क्या होता है, बराबर होता है, उस एक कोण के यह बराबर होता है। यह देखिए दूसरा नियम है कि चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होगा यह अंतः सम्मुख कोण के बराबर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम चित्र से आपको बता दें, यहाँ पर देखिए आपका ABCD एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें जो देखिए यह बहिष्कोण बनेगा या बाह्य कोण बनेगा यह अंतः कोण के बराबर होगा। इसमें हम लिख सकते हैं कि कोण C बराबर कोण A लिख सकते हैं, कोण C कोण A के बराबर होगा। या इसे हम संक्षेप में अगला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए कोण BCE, कोण BCE बराबर लिख सकते हैं कोण BAD, बराबर कोण लिख सकते हैं BAD। तो यहाँ पर देखिए कोण BCE बराबर लिख सकते हैं कोण BAD, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो जो चक्रीय चतुर्भुज का देखिए बहिष्कोण होता है या अपने अंतः सम्मुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने जो आपका देखिए अंतः सम्मुख कोण होगा, अंतः माने अंदर, सम्मुख माने इसके सामने का जो कोण होगा उस कोण के बराबर होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, मतलब केवल एक कोण के बराबर होगा। यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह जितने अंश का होगा उतने के अंश का यह भी होगा, यह जितने अंश का होगा उतने अंश का यह भी होगा। इस नियम को आप याद रखेंगे, इससे संबंधित आपको सवाल प्रश्नावली में दिए गए हैं, आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। ये भी आप सीख चुके हैं। इसके बाद देखिए एक नया नियम आपके लिए है। देखिए यह सब नियम आप आगे भी सीखेंगे। यहाँ पर देखिए इसलिए आपको बता दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए इनसे संबंधित आपको सवाल दे दिए गए हैं। तो सवाल को बताने के लिए इन नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनको हम पहले ही सिखा दे रहे हैं। तो सीखना आपकी जरूरी है। आपके लिए देखिए सीखने के लिए यह सब चीजें जरूरत हैं, अगर नहीं सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आप सीख लीजिए। अगला नियम कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड क्या होते हैं, आप जानते हैं कि वृत्त में अगर कोई जीवा आप खींच देंगे, वह जीवा जानते हैं कि वृत्त को दो खंडों में बांटती है, प्रत्येक खंड को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे देखिए यह एक वृत्त है, इसमें एक जीवा ए बी खींच दिए, इसके बाद यह देखिए एक वृत्तखंड बनेगा, यह दूसरा वृत्तखंड बनेगा। तो वृत्तखंड किसे कहते हैं, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। यह देखिए वृत्त है, इसमें एक जीवा ए बी खींचे हैं, यह वृत्त आपका दो भाग, यह देखिए एक भाग, यह दो भाग में बढ़ गया है।
तो इसमें देखिए यह एक भाग हो गया, इसके बाद यह एक भाग हो गया। तो जो वृत्तखंड आपको प्राप्त हो गए हैं कि वृत्तखंड में नियम क्या होता है कि वृत्तखंड आपका प्राप्त हुआ तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह देखिए एक आपका दीर्घ वृत्तखंड है, यह लघु वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड में जितने कोण बनेंगे यह सब कोण आपस में बराबर होंगे। तो नियम आपका कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड में जितने कोण होते हैं सभी कोण आपके बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनते हैं सभी कोण आपके बराबर होते हैं। तो यह देखिए एक आपका दीर्घ वृत्तखंड है, तो इस वृत्तखंड में जितने कोण आपके बनेंगे सभी कोण बराबर होंगे। तो जैसे यहाँ देखिए कोण P बन रहा है तो कोण APB, कोण APB बराबर कोण देखिए AQB, यह देखिए कोण बराबर होगा कोण AQB, बराबर कोण होगा ARB, बराबर कोण ARB, बराबर कोण होगा ASB, बराबर कोण होगा ASB। माने ये जितने कोण आपके बने हैं ये सब कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, ये चारों कोण आपस में देखिए एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, ये चारों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये चारों कोण एक ही वृत्तखंड में आपके बन रहे हैं। यही नियम पढ़ रहे हैं देखिए कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं अथवा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड में जितने कोण आपके बनेंगे सब आपस में बराबर होंगे। ये जितने देखिए कोण आपके बन रहे हैं सब दीर्घ वृत्तखंड में आपके बन रहे हैं। तो जब दीर्घ वृत्तखंड में बन रहे हैं तो ये सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दिया गया है, यह सवाल लगाते समय आपका इस्तेमाल होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो आप सीखे कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इनको सीखे। बेहद इंपॉर्टेंट आपका देखिए यह नियम रहा, इस नियम से सवाल आपको मिलेंगे, इनको आप तैयार रखेंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला नियम आपको दिया है, इस नियम को भी हम सीख लेते हैं। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, अगर यहाँ पर देखिए एक रेखा हम CD मान लें, अगर इस रेखा के समांतर अगर कोई रेखा खींचते जाएंगे तो जितनी रेखाएं खींचेंगे सब क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगे। माने यहाँ पर देखिए एक रेखा हम CD खींचे और CD के समांतर देखे PQ खींचे और इसी के समांतर हम AB खींचे, तो एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या होती है, समांतर होंगे। यदि देखिए CD समांतर AB है, अगर यह जो CD है यह समांतर किसके हो जाए, AB के, और CD समांतर देखिए जो ये आपको CD दिया है ये CD समांतर क्या हो जाए, PQ के, तो AB समांतर PQ होगा, तो AB समांतर क्या होगा, PQ होगा। यही नियम आप सीख रहे हैं कि जब किसी रेखा के समांतर आप कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। यही नियम हम आपको बताएं कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगर एक रेखा आपको दी गई है, उस रेखा के समांतर कोई रेखा आप खींचेंगे, जितनी आप समांतर रेखाएं खींचेंगे वह सब भी आपकी समांतर रेखाएं हो जाएंगे। तो एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इसमें देखिए हम CD के समांतर खींचे AB और इसी के समांतर खींचे PQ, तो AB समांतर आपका PQ भी होगा, माने सभी आपकी समांतर हो जाएंगे। इस नियम को सीखे तो सवाल लगाते समय यह भी नियम आपका इस्तेमाल होगा। यह सब देखिए जितने भी नियम आपको पढ़ाए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे देखिए आपको दिया गया संगत, करस्पॉन्डेंस आपको दिया गया है। करस्पॉन्डेंस आपको देखिए संगत के बारे में सीखना है, इसके बारे में आप देखिए नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों
अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता है, मेरे YouTube पर जितनी भी वीडियो हैं आपको अच्छी लगती हैं, तो इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर हम क्लास 10th की जो NCERT मैथ है उसको कंप्लीट आपको पढ़ा रही हैं। कोई भी चीज़ें आपकी नहीं छूट रही हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। इस YouTube चैनल पर डेली आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, उनसे जुड़कर आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग इस YouTube चैनल से जुड़िए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी जो भी आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधित हैं, आपके दोस्त यार हैं, भाई लोग हैं, वह भी इनका लाभ ले सके। इसको आप खूब शेयर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों को हम पढ़ाई हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।